हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की एसएसटी की क्लास शुरू हो रही है। आप यदि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका लेवल 2 में एसएसटी विषय है, तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सीटेट वालों को भी पढ़नी है, रीट मेंस वालों को भी पढ़नी है, यूपी टेट वालों को भी पढ़नी है। तो इसीलिए इस एक वीडियो में मैंने ऊपर सभी के बारे में लिख दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सीटेट भी लिख दिया है, रीट मेंस भी लिख दिया है, यूपी टेट भी लिख दिया है, क्योंकि ये जो एक वीडियो है ये सभी के लिए उपयोगी है। अब एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वह बदल चुकी हैं। पहले क्या था, हिस्ट्री की किताब अलग चलती थी, ज्योग्राफी की किताब अलग चलती थी और पॉलिटी की किताब अलग चलती थी। अब एक ही किताब है, सोशल साइंस इसका नाम है, और इसी किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी एक साथ दिया गया है। यहाँ पर आप किताब का ये फ्रंट पेज देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। ये क्लास 6 की बुक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6 के लिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, यानी सामाजिक विज्ञान की ये पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 के लिए। और आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबें इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपका जो एसएसटी विषय है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। चाहे आप सीटेट की बात करें, रीट मेंस की बात करें या फिर यूपी टेट की बात करें, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज ये पहली क्लास है, इसमें क्लास 6 की बुक से मैं शुरुआत करूँगी और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्लास 6, 7th, 8th मैं कंप्लीट पढ़ा दूँगी एनसीईआरटी की जो सोशल साइंस की बुक चलती है उसी से। नई किताब से मैं पढ़ा रही हूँ, पुरानी किताबें मैंने पहले पढ़ाई थी, तब किताबें नहीं बदली थी, अब बदल चुकी हैं। तो अब नई किताब से पढ़ना ज़रूरी है। क्या चेंजमेंट हुए हैं ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए, इसीलिए नई किताब से मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 की ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। क्या क्या आपको इस पुस्तक में पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। विषय सूची में आप देखेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी। इसमें आपको पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर एवं महाद्वीप, स्थल रूप एवं जीवन, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अतीत के चित्रपट, इसमें इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, भारत अर्थात इंडिया, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। उसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, इसमें आपको भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता या एक में अनेक, इसके बारे में पढ़ना है। और शासन और लोकतंत्र में आपको परिवार और समुदाय के बारे में पढ़ना है। आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन, आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। फिर आपको हमारे आसपास का आर्थिक जीवन पढ़ना है, जिसमें कार्य का महत्व और हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानना है। यानी कुल चैप्टर कितने हैं? 14 चैप्टर हैं, और इसमें आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है और नागरिक शास्त्र भी पढ़ना है। तो ये एक ही किताब है क्लास 6 की। पहले 3 अलग अलग किताबें चला करती थी, लेकिन अब चेंजमेंट हो चुका है। चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अध्याय पहला है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। सबसे पहले लिखा है पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है।
ये आर्यभट्ट ने लिखा है, उन्हीं की पुस्तक से ये लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी अध्याय में जानने के लिए मिलेंगे। तो लिखा है मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जाता है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित हैं, इन सब के बारे में नीचे बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थीं और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में एक ही मानचित्र उपयोग में आता है। आप उदाहरण के लिए बताया गया है कि आप अभी अभी रेलवे स्टेशन से उतरे हैं और आपको बैंक जाना है। तो ये रहा रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है और आपको जाना कहाँ है? बैंक। ये बैंक है। तो आप कौन सा रास्ता अपना सकते हैं, ये पूछा गया है। तो आप यदि रेलवे स्टेशन से बाहर आएं और ये वाला रास्ता यदि सीधा बैंक जाने के लिए अपनाएं तो आप इस तरीके से बैंक पहुंच सकते हैं। दिशाएं बताई गई हैं। ये पूर्व होता है, आपका जो दाहिना हाथ है उसकी तरफ होता है पूर्व, बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम, और ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। ये आपको याद रखना है। मानचित्र में बताया गया है कहाँ पर पूर्व होता है, कहाँ पर पश्चिम होता है, कहाँ पर उत्तर और कहाँ दक्षिण। यहाँ पर आप मानचित्र में और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि ये बाजार है, ये विद्यालय है, ये चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल है, ये नगर पंचायत है, ये आवासीय भवन है और ये यहाँ पर एक पार्क है, उद्यान है। तो ये एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों को ध्यान से देखिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मानचित्र में पूर्व कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, जो आपको अभी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र और उसके घटक। मानचित्र और उसके घटक के बारे में बताया गया है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानचित्र के घटक कितने होते हैं। आपको विकल्प दे दिए जाते हैं। तो प्रश्न इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस चेक कीजिएगा, आपको यही टॉपिक मिलेंगे जो इसमें बताए गए हैं इन किताबों में, वो आपको अपने सिलेबस में मिलेंगे। सीटेट वाले सीटेट का सिलेबस देख लें, रीट मेंस वाले रीट मेंस का सिलेबस देखें और यूपी टेट वाले भी देख सकते हैं कि यही टॉपिक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मानचित्र और उसके घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यानी जो मानचित्र है वह किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण है या रेखांकन है।
यह एक लघु क्षेत्र यानी गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। यानी कि जो मानचित्र है वह किसी गांव का भी हो सकता है, किसी शहर का भी हो सकता है, किसी बड़े राज्य का, देश का या संपूर्ण विश्व का। और मानचित्र है क्या? किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण है या रेखांकन है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। यानी जब हम मानचित्र देख रहे होते हैं तो आप कैसे देख रहे होते हैं? जैसे आप किसी भी शहर को या किसी भी गांव को ऊपर से देख रहे हों। यानी जो मानचित्र होता है आप उसकी सतह को ऐसे ही देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलस यानी मानचित्रावली मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। तो एटलस के बारे में भी याद रखिए, जो एटलस होता है उसमें सभी प्रकार के मानचित्र होते हैं। ये मानचित्र की एक पुस्तक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। जो मानचित्र होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मुख्य 3 मानचित्रों के बारे में बताया गया है। ये तो आपको याद रखना है कि मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। 3 यहाँ पर दर्शाए गए हैं, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है, उदाहरण भी याद रखने हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। यानी कि यदि किसी पर्वत का मानचित्र हो, महासागर का हो, नदियों का हो, ये सभी भौतिक मानचित्र होते हैं जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2 इसी किताब में चित्र दिया गया होगा इसका, भौतिक मानचित्र का, जो आपको अन्य लेसन में देखने के लिए मिलेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, जिसमें पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनैतिक मानचित्र। तो राजनैतिक मानचित्र क्या है? देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। यानी राजनैतिक मानचित्र क्या होते हैं? ये देशों और राज्यों की सीमाओं और नगरों को दर्शाते हैं। जैसे भारत का मानचित्र आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस प्रकार का मानचित्र है, तो आपको याद रखना है राजनैतिक मानचित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? ये विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 6.3 और 8.1 यानी जो और लेसन हैं उनमें भौतिक मानचित्र भी दर्शाए गए हैं, राजनैतिक मानचित्र दर्शाए गए हैं। थीमेटिक इस लेसन में नहीं है, अन्य लेसन में दर्शाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक मानचित्र का उदाहरण है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको बताना होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र होते हैं, जो देशों, राज्यों, सीमाओं, नगरों इन सभी को दर्शाते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और किसी देश के सभी राज्य दर्शाए जाते हैं, वह राजनैतिक मानचित्र होता है। और थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है। घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। पूछ लिया जाए आपसे कि किसी मानचित्र के मुख्य घटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। यानी जो ये मुख्य घटक हैं उनके बारे में नीचे बताया जा रहा है। लिखा है, क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है?
यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। जो मानचित्र आपको सबसे पहले दिखाया गया था, उस मानचित्र के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में बात हो रही है। इसमें जो प्रतीक दर्शाए गए हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। आगे लिखा है, माना कि यह 500 मीटर है तो हम कहेंगे कि एक के स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, यानी कि जो पैमाना होता है उसे दर्शाया जा रहा है। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। अब अध्याय 5 में जो भारत का मानचित्र दिया गया है उसको देखने के लिए कहा जा रहा है, स्केल समझाने के लिए। तो जब अध्याय 5 पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि ये जो लेसन अभी मैंने खोल रखा है ये अध्याय पहला ही है, अलग अलग PDF है उसकी। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारों पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी कि जो पैमाना होता है, माना जाता है कि मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर कितना दर्शा रहा है, भूमि पर 500 किलोमीटर। तभी तो इतने बड़ी आकृतियों का एक छोटा सा मानचित्र बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। तो जो स्केल जो होती है, जो वास्तविक दूरी होती है, उसी स्केल पर निर्भर करती है। उसी के अनुसार मानचित्र बना होता है और वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर कितना पैमाना माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, आइए लघु नगर के मानचित्र के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। उन तीरों की बात हो रही है जो मैंने आपको दिशा समझाने के लिए बताए थे। आपको दिखा देते हैं फिर से। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इसी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। यानी जो मध्यवर्ती दिशाएं हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये ऊपर उत्तर और ये नीचे दक्षिण। अब ये आप जो देख रहे हैं ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। तो ये मध्यवर्ती दिशाएं हैं, इनका भी प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। यानी शॉर्ट में छोटा ऊ बना दिया जाता है। तो ये किसे इंगित करता है? ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख यानी कि ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यानी कि यदि हमें किसी भवन का मानचित्र दर्शाना है तो वहाँ पर भवन तो नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से और जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें किस प्रकार से दर्शाया जाता है? कुछ चित्र होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं रेखांकन के लिए, उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी,
ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जाते हैं। यानी मानचित्र जो होता है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा मानचित्र बनाया जाता है, छोटे से मानचित्र में ही आपको इन सभी चीज़ों को दर्शाकर दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार दर्शाया जाता है? प्रतीक चिन्हों द्वारा। आगे लिखा है, विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। यानी जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, तो वहाँ पर मानचित्रों के प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया गया है और उन्हीं के द्वारा जो भवन हैं, रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, डाकघर है, मार्ग है, रेलवे लाइन है, इन सभी को उन्हीं चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है जो निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, नीचे दिखाया भी गया है। ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे लाइन का जो चिन्ह है, बड़ी लाइन का ये दिखाया गया है, छोटी लाइन का इस तरीके से दिखाया गया है और रेलवे स्टेशन का ये दिखाया गया है चिन्ह। ये आप यहाँ पर देखते जाइए साथ में। अब सड़कें जो हैं पक्की और कच्ची, जो पक्की सड़कें होती हैं वो इस तरीके से दिखाई गई हैं, 2 लाइनें खींची हुई हैं, ये पक्की सड़क को दर्शा रहा है। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये है कच्ची सड़क। तो मानचित्र में यदि पक्की सड़क दर्शानी है तो इसका प्रयोग करेंगे, कच्ची सड़क दर्शानी है तो इसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीमा कैसे दर्शाई जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरीके से दिखाई जाती है, राज्य की भी इस तरीके से दिखाई जाती है, लेकिन इसमें अंतर है, इसमें आप देखेंगे दोनों में तो आपको अंतर समझ में आएगा। और जो जिले की सीमा है वो इस तरीके से दर्शाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु, ये कैसे दर्शाए जाते हैं? नदी का तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से नदी होती है, उसी तरीके का इसका प्रतीक चिन्ह भी है। कुआं इस तरीके से दर्शाया जाता है, तालाब इस तरीके से, नहर इस तरीके से और सेतु इस तरीके से। सेतु यानी कि पुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ये किस तरीके से दर्शाए जाते हैं? ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद और ये छतरी, इस तरीके से इन्हें दर्शाया जाता है। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय और पुलिस स्टेशन, इन्हें इन प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। बस्तियां और कब्रिस्तान, तो बस्तियां इस तरीके से और कब्रिस्तान इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। वृक्ष, वृक्ष का प्रतीक चिन्ह ये है और घास का ये। तो ये मानचित्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह हैं और आपको इनके बारे में ध्यान भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पृथ्वी का मानचित्रण। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके की वीडियो डेली लेकर आती रहूँगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पृथ्वी का मानचित्रण लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह ही तो है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। इस क्रम में ये ग्रह हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा है? चपटा नहीं है।
इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यानी गोल तो है लेकिन लगभग गोल है, क्योंकि ध्रुवों पर ये कैसी है, थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलके के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, तो ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे लिखा है, और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो ग्लोब है ये पृथ्वी के जैसा ही होता है, यानी ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। तो मानचित्र की तुलना में आप इससे पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। क्या विशेषताएं बताई गई हैं? लिखा है, निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि वह दुकान कहाँ है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे, प्रवेश द्वार से पांचवी पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझसे मिलें। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर का से जा तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। जिसने भी शतरंज खेला है उसे पता होगा। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर खेल का आरंभ किया जाता है। अतः प्यादा घा 2 से घा 4 की ओर आगे बढ़ा है। इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें इस तरीके से ये दर्शाए जाते हैं, ये अक्षर दर्शाए जाते हैं, ये नंबर लिखे होते हैं। जिसने भी शतरंज खेला है उसे पता होगा। आगे लिखा है, इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जा सकता है। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें यह प्रणाली कैसे काम करती है। सबसे पहले लिखा है, अब काम की बात यहाँ से है। अभी तो उदाहरण बताए जा रहे थे, अब प्रश्न बनने की संभावना अक्षांश और देशांतर से होती है, जिन्हें आपको ध्यान से समझना है। लिखा है अक्षांश। लिखा है, आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। चित्र 1.3 की बात हो रही है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये होते हैं ध्रुव। और इनके मध्य में भूमध्य रेखा होती है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है।
आगे लिखा है, कल्पना कीजिए आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं। ये चित्र नीचे दिया गया है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, कल्पना कीजिए आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। यानी आप भूमध्य रेखा पर खड़े हुए हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो भूमध्य रेखा से आपकी दूरी जो है वह बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। अभी आपको चित्र में समझ में आएगा। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। अब इस चित्र में आप समझिए। ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, जो आपको ये रेड कलर से दिखाया गया है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। ग्रीन कलर से दिखाती हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी तरीके की आपको और भी लाइनें दिख रही होंगी। ये वृत्त बना रही हैं और यही होते हैं अक्षांश। इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश। और सबसे बड़ा जो वृत्त है वह विषुवत वृत्त है, तो ये भी आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। आगे लिखा है, अक्षांशों को अंशों में व्यक्त यानी कि डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 अंश या 0 अंश है। जो विषुवत वृत्त है वह क्या है? 0 अंश यानी 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 छोटा ऊ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और 90 अंश दा लिख दिया जाता है। यहाँ छोटा ऊ और यहाँ दा, इसका मतलब क्या हुआ? 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण के रूप में इसे लिखा जाता है। आगे लिखा है, अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। यानी जो भूमध्य रेखा है इसके ओर की जो चारों ओर की जो जलवायु है वह कैसी है? गर्म है। इसे उष्ण भी कहा जाता है। उष्ण माने क्या होता है? गर्म होता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। यानी जो अक्षांश है उसकी डिग्री कैसी हो रही है? बढ़ रही है। और जैसे ही डिग्री बढ़ेगी तो जो जलवायु होगी वह कैसी होगी? शीतोष्ण यानी कि ठंडी। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत यानी ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, और यह भी हम 1 वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। ये आपको विज्ञान में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो अक्षांश आप लोग जान लीजिए। जो ये वृत्त बन रहे हैं आप ये देखेंगे, ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से जो बन रहे हैं, ये क्या हैं? ये अक्षांश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है देशांतर। चलिए देशांतर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय या मयोत्तर कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। अब ये जो आप खड़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली मैं साफ कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। अब मैं ब्लैक से जो दिखाऊंगी उन्हें देखिएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं
जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जा रही हैं, यही कहलाते हैं देशांतर। आगे बढ़ते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, साय या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखें यह कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच याम्योत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 अंश देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। तो ये कब तय किया गया? 1884 में। कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर जो है उसे प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाएगा और इसे 0 अंश देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 अंश से 180 अंश तक बढ़ता है। यानी चाहे पश्चिम हो या पूर्व हो, इसका मान 0 से 180 अंश तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पा तथा उत्तर के लिए पूर्व वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतया पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 अंश पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 अंश पूर्व और टोक्यो का 140 अंश पूर्व है। तो ये शॉर्ट में पा और पू इसीलिए लिखे हुए हैं। पा का मतलब पश्चिम है और पू का पूर्व। आगे लिखा है, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। जैसा कि आप देशांतर के याम्योत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 अंश पश्चिम और 180 अंश पूर्व एक ही देशांतर है। तो 180 अंश पश्चिम और 180 अंश पूर्व एक ही देशांतर है, इसीलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व ना लिखकर 180 अंश ही लिखा जाता है, क्योंकि ये एक ही देशांतर है, 180 अंश पश्चिम और 180 अंश पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इसके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 अंश उत्तरी अक्षांश और 77 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जा रहा है। चित्र में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती हैं। ये जो नीली रेखाएं दिखाई गई हैं, ये अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शा रही हैं। जो हल्की हल्की ये नीली लाइनें दर्शाई गई हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चित्र है ये क्या दर्शा रहा है? यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूमध्य रेखा दर्शाई गई है, ये ग्रीनिच याम्योत्तर है। अब ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, जो महत्वपूर्ण है उसे छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते चलेंगे। लिखा है, वास्तव में ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था, और यह उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में घटनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं, जबकि कुछ अन्य दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है, और यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। तो यही बताया जा रहा है कि भारत के पास स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी और इसे मध्य रेखा कहा जाता था, और यह कहाँ से गुजरती थी? वर्तमान उज्जैन के मध्य से। और जो उज्जैन है ये अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र भी रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर भी यहाँ पर रहे हैं, और उन्होंने अपना कार्य भी यहाँ पर किया है। कहाँ पर? उज्जैन में। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, जो भारत की याम्योत्तर है, वह दर्शाई गई है इस चित्र में। थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है, उज्जैनी प्रमुख याम्योत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। वृत्त से अंकित किए गए नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जो इस याम्योत्तर पर हैं। नगरों के आधुनिक नाम उनके प्राचीन नामों के साथ दिए गए हैं। ये प्राचीन नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और आधुनिक नाम भी लिखे हुए हैं। रोहितिक यानी अब इसे रोहतक कहते हैं, ये दिल्ली दर्शाया गया है। ये मालवंगरा नगर उज्जैन यानी कि उज्जैनी जिसे कहा जाता था पहले, अब उज्जैन कहा जाता है। माहिष्मती यानी महेश्वर मुंबई दर्शाया गया है। चेन्नई, बंगलुरु, कोलकाता, और ये कन्याकुमारी। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो प्राचीन नगर हैं वो इस तरीके से गोल वृत्त के अंदर बिंदु से दर्शाए गए हैं, और आधुनिक के जो नगर हैं वे दर्शाए गए हैं ये छोटे से वर्ग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांशों और देशांतर के याम्योत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश लगभग 8 अंश उत्तर से 37 अंश उत्तर तक फैला हुआ है, और देशांतर लगभग 68 अंश पूर्व से 97 अंश पूर्व तक फैला हुआ है, जो 2 रंगों में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, समय क्षेत्र यानी टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। अब यदि आपके पास ग्लोब हो तो घुमा कर देखिएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसी तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी जो पृथ्वी है वह चक्कर लगाती है, और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो पृथ्वी की बात हो रही है। अपना जो ग्रह है इसका नाम क्या है? पृथ्वी है, और ये प्रत्येक 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर 360 अंश है, अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 अंश, यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 अंश। अब प्रत्येक 15 अंश पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 अंश, 15 अंश पूर्व, 30 अंश पूर्व, 45 अंश पूर्व प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार 15 अंश जोड़ते हुए 180 अंश पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 अंश याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है।
यदि 15 अंश पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 अंश पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है, यानी पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो समय जो है वह आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर क्या होता है, विपरीत होता है। उदाहरण दिया गया है, यदि 15 अंश पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है तो 30 अंश पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे। यानी यदि यही बात पश्चिम के लिए की जाए तो समय 1 घंटे कम हो जाता है और पूर्व में क्या होता है, 1 घंटे समय बढ़ जाता है। ये चित्र दर्शाया गया है, 15 अंश का एक चित्र दर्शाया गया है। पूर्व में जाएंगे समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे समय घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। आपको भारत का मानक समय याद रखना है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST ग्रीनिच पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और ग्रीनिच मीन टाइम या GMT ये भी आपको याद रखना है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है। तो भारत जो है, भारतीय मानक समय जो है, ये भारतीय मानक समय ग्रीनिच पर स्थानीय समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 अंश के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती। ऐसा इसलिए है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं उनका पालन करने के लिए ये जो समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं होती हैं ये पूर्णतया सीधी नहीं होती हैं। मानचित्रों में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्यांकों को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें अथवा घटाएं। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है थोड़ा सा और छोटा करते हैं। लिखा है, कुछ देशों के मानक समय GMT के संदर्भ में समय को दर्शाते हुए समय क्षेत्र का एक विश्व मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। ये चित्र आप लोग देख लीजिए। कुछ देशों के मानक समय को दर्शाते हुए ये समय क्षेत्र का एक विश्व मानचित्र है। कुछ देशों के मानक समय इसमें दर्शाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं है। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र और रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं और रूस में 11। आगे लिखा है, इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ये जो चित्र दिया गया है इसकी बात हो रही है। ये अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं GMT के संदर्भ में।
आगे लिखा है ग्रीनिच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 अंश देशांतर पर है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर इसे पार करते हैं तो आप एक दिन, यानी रविवार को यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सोमवार करना पड़ेगा आपको। तो यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आप एक दिन जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 अंश के देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। अभी आपको चित्र में दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तब तक ये जो थोड़ा सा लेसन और बचा हुआ है उसको और पढ़ लेते हैं। लिखा है आगे बढ़ने से पहले मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के ग्रिड यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत लगभग 180 अंश के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। मुहाना क्या है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है वह कहलाता है मुहाना। तो यहीं पर आपका लेसन समाप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और आपको चित्र में दिखानी है तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये जगहों पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी है। क्यों है इसका कारण आपको बता दिया है। तो ये पहला अध्याय है जो यहीं पर होता है समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी आपको डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।